हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं मेजर टेस्ट 2। आई होप कि आपने ये पेपर अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन 1 देखिए, तो इसमें पूछा गया है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। कौन से इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान रहे, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 1 में ऑप्शन ई, ठीक है, तो मेंशन किया गया द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जो है हम लोग मेंशन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस से लेके इन्फिनिटी तक है। तो इन दैट केस ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो है जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो 1s ही क्यों ना हो, तो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2a0 डिस्टेंस पे भी होगी। राइट, हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पूरे 3 डायमेंशन स्पेस में, और इस 3 डायमेंशन स्पेस में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो 2a0 पे भी हम लोग को जो है वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज करेक्ट वन। मीन्स अब सेकेंड बी देखा जाए तो फर्स्ट ए करेक्ट है। बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए मैग्नीट्यूड का, तो हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जस्ट डबल होता है काइनेटिक एनर्जी के। ऑल दो निगेटिव साइन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात किया है तो हम लोग को पता है कि ये रिलेशन ऑलवेज करेक्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द मैग्नीट्यूड पार्ट, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो। नेक्स्ट सी ऑप्शन की बात करो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1s इलेक्ट्रॉन की, 1s का कर्व अगर देखा जाए तो जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वो न्यूक्लियस के आसपास में होगा, न्यूक्लियस के क्लोज होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट फॉर 1s ऑर्बिटल। नाउ ऑप्शन डी देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम when it is distance a0 from the nucleus। ये इनकरेक्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो वो निगेटिव होती है। राइट, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कब होगी तो मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। लेकिन टोटल एनर्जी अगर किसी भी डिस्टेंस बोला गया कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी एट इन्फिनिटी वेयर द एनर्जी विल बी 0। अदर के केस में यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग से इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन डी कैन बी कंसीडर एज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि इफ p is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p the momentum of photoelectron the wavelength of light should be। तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वो जो है हम लोग इजीली जा सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखो आप कि इसमें अगर मैं कंसीडर कर लूं कि इस कि जो वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस का उसको फाई में कंसीडर कर लूं, तो ऐसे क्या लिखा जा सकता है क्या कि जो इफ द p इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो रहा है उसका अगर p हम लोग को मोमेंटम दिया गया है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल बी सिंपली p²/2m इफ द मोमेंटम p इज द मोमेंटम ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा? देखिए p²/2m, ठीक है, p²/2m प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू sc/λ। ठीक है, sc/λ, व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि इरेडिएट किया गया है मेटल सरफेस पे। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है। अब मेंशन ये किया जा रहा है कि मान लो कि जो है जो हम लोग का मोमेंटम है फोटो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो अगर 1.5 हो गया, यानी कि जो सेकेंड रिलेशन, अगर मैं इसको फर्स्ट रिलेशन कंसीडर करूं तो जो सेकेंड रिलेशन बन के आएगा 1.5 p² इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस 5 इज द वर्क फंक्शन हियर इक्वल टू sc/λ डैश। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लैम्डा डैश बिकॉज द दिस वेवलेंथ वी आर गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे वेवलेंथ ही हम लोग को फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो जो है थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है। क्या? एज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है विथ रिस्पेक्ट टू वर्क फंक्शन, वी कैन इजीली रिमूव दिस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब दोनों टर्म्स को आप डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, देखो आप ध्यान से, ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ जाएगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा। ठीक है,
तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आएगा, लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा डैश इक्वल टू 1.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.25 लेमडा, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहे, ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, दैट इज बेसिकली 4/9 वैल्यू, तो 4/9 लेमडा की इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग shown below does not represent relationship between incident light and the electron ejected from the metal surface, ठीक है। तो 1 by 1 आप कर्व देखते जाओ, चारों कर्व को जो है क्लियरली ऑब्जर्व करो और हम लोग को बताना इसमें से कि कौन सा कर्व जो है इसमें से करेक्ट रिलेशनशिप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट कर्व देखा जाए ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, तो जो है देखते चलेंगे कि करेक्ट है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज एनर्जी ऑफ लाइट, हम लोग को पता है कि एनर्जी ऑफ लाइट बशर्ते कि ये सब एनर्जी विल बी इन्वॉल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये यूज होगा। तो ये अब इस रिलेशन यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज लीनियर, मीन्स लीनियरली वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ये होगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड की बात करें, सेकेंड में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इस रिलेशन से अगर देखा जाए तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। p²/2m क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट। देन आप नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, में फोटो इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देना, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग जो है कितने इंटेंसिटी की लाइट यूज कर रहे हैं। तो दिस बेसिकली हम लोग जो कंसीडर करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इफ गोइंग टू वेरी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू चेंज, rather the kinetic energy will change but number of electron will remain same, it is not going to change. So C is also correct. So only the remaining option which is not incorrect, that is option D. तो option D के केस में क्या है कर्व देखो आपको पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मींस एनर्जी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अब ऐसा केस है कि ये बढ़ेगा, लेकिन क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नो, सम एनर्जी विल बी यूज्ड टू eject the electron, irradiate the electron from the metal surface, but here it is starting from the origin, that is incorrect, ठीक है। सम एनर्जी हम लोग यूज करेंगे कि इस किस में, ये जो है इसको यूज किया जाएगा, ऐसा अगर कुछ रहता तो इसको करेक्ट माना जा सकता था, फ्रीक्वेंसी वर्सेस दिस वन, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस केस इज डी, वी कैन गो विथ ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया गया है, द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, ठीक है। तो इस कर्व में बोला गया कि कौन सा एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, लाइकली टू बी फाउंड। हमारा जो कर्व है, अगर इसको समझो आप, इसमें जो कर्व इन्होंने मेंशन किया है, साई ऑफ एक्स वर्सेस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पे कर्व देखिए, न्यूक्लियस पे अगर इसको मैं कंसीडर करूं, दिस बेसिक एरिया यहाँ पे गया हुआ है और ये कुछ कर्व इस तरीके से गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द ओरिजिन होगा भी, बिकॉज अब ये कैसे कि जो है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा ऑर्बिट। तो यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, कौन सा रीजन होगा जहाँ पे मोस्ट लाइकली, तो जहाँ पे ये कर्व सबसे ज्यादा है, मैक्सिमा जहाँ पे अटेंड कर रहा है, जहाँ पे साई फंक्शन मैक्सिमा अटेंड करेगा, साई स्क्वायर भी मैक्सिमा होगा। अगर साई स्क्वायर मैक्सिमा है तो इन दैट केस अब ऐसा केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। अब ऐसा केस है ना, अगर मान लो x इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है, तो अगर y मींस फंक्शन एक मैं कंसीडर करूं, f ऑफ x इंक्रीजिंग है, तो f स्क्वायर आल्सो इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, दिस फंक्शन इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे साई x अगर इंक्रीज कर रहा है तो साई स्क्वायर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो साई स्क्वायर बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द गिवन रीजन। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट ऐसे हैं, मींस ये हो गया आपका A पॉइंट और ये हो गया आपका C पॉइंट।
ये बी था ओरिजिन, लेकिन ये दोनों पॉइंट पे ए और सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा इन द रीजन ऑफ ए एंड सी इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वंस अगेन आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड कौन से इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। वन बाई वन ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब ऐसा केस है कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें दैट इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। एज r increases means distance from the nucleus increases, then n value also going to increase. If n value is also going to increase, this also value means nh/2π also going to increase because h/2π is constant. यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा ऑर्बिटल का, देयर एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इन द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आप कंसीडर करो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये थोड़ा सा गलत है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज देखो साइज ऑफ द ऑर्बिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल वैल्यू, ठीक है। साइज होगा वो एल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एन पे डिपेंड करेगा साइज और साथ में ये जो है एल पे डिपेंड करेगा। देन थर्ड की बात करें, अकॉर्डिंग एल बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को दिखाए, मीन्स ओरिएंटेशन में बता रहा हूँ शेप को दिखाएगा, नॉट द साइज। साइज जो है आइडिया लगेगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो यहाँ पे बोलना जो है गलत होगा कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर से। जो साइज है, साइज ऑफ द ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बाई द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नॉट द एजिमुथल क्वांटम नंबर। द सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज h/2π, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं कंसीडर करूं जो n की वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी h/2π, मींस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ वन, द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस r फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर सो पिक्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट। तो हमारे पास जो है ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है, अब इन सब में से जो है फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ एक बार रीड करो, तो फोर्थ में दिया गया है द प्लॉट ऑफ साई वर्सेज आर फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर सो पिक शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हाइयर आर वैल्यू। नहीं, हाइयर आर वैल्यू पे जो वैल्यूज है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे केस सिंपल सा है कि फर्स्ट एंड थर्ड इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए विल बी करेक्ट, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, इन क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda associated to photoelectron is varies with the frequency of incident light एज, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा केस है कि आपको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि lambda डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि हम लोग को चाहिए मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हम लोगों ने प्रीवियसली लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी 2m, ठीक है, प्लस जो है ये वे दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मींस वर्क फंक्शन बोल सकते हो, वर्क फंक्शन फॉर द मेटल, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू h म्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझा जा सकता है। और 5 को इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो है ये आप लिख लो कि दिस इज गोइंग टू बी h म्यू नॉट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कंसीडर करूँ p²/2m, यानी कि p इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट इंटू 2m द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्लियर है बात। अब आपको क्या कंसीडर करना है, आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू h/mv या h/p, ठीक है, h/p। वी नो h/p, वी नो p we got from there, तो h/ आप लिख सकते हो इसको h/v माइनस v नॉट इंटू 2m, दिस h गेट कैंसिल, यानी कि लेमडा में प्रोपोर्शनल हम लोग को निकालना है। लेमडा इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल ऑफ म्यू माइनस म्यू नॉट पावर 1/2। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दैट केस? ऑप्शन डी, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान सा प्रॉब्लम दिया गया है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। 5 मोल्स ऑफ Av2 वेट 125 into 10⁻³ kg and 10 moles of A2B2
वेट दिस मच द मोलर मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, ये आसानी से हम लोग को निकालना है। तो AB2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आइडिया ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ए का जो मोलर मास है वो x है और y बी का जो मोलर मास है y है। ठीक है, अब इस रिलेशन को निकालते हैं। क्या है इसमें कि 5 मोल्स ऑफ A2B2 यानी कि A2B2 का मोलर मास क्या होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब 5 मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो जो वेट दिया हुआ इन्होंने 125 इंटू 10⁻³ kg। यहां से रिलेशन निकल के आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ ठीक है kg। अब यहां से अगर आप समझो, ठीक है, यहां से समझा जाए सेकेंड अब एक और रिलेशन चाहिए। तो दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 10 मोल्स ऑफ सॉरी ये AB आपका ये थोड़ा गलत हो गया है, 5 मोल्स ऑफ AB2 यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस मच। अब दूसरा दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ A2B2 यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 2x प्लस 2y एक तो फर्स्ट रिलेशन हो गया, सेकेंड रिलेशन विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन से क्या आइडिया लग जाएगा कि मान लो सेकेंड माइनस फर्स्ट किया जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ और जो y हो जाएगा अगर इसको रख दिया जाए दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 10 इंटू 10⁻³ मीन्स इन दैट केस फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, बोला गया है कि फॉर गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके सामने है, बोला गया कि आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन एंड द लिमिटिंग रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। इसमें से किसमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे से। तो यहाँ पे केस है कि हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, हम लोग को पता है कि स्टैग्मेटिक के केस में कैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 कंसीडर करवाओ, एक एक ऑप्शन को उठाओ। 56 ग्राम ऑफ N2 दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम होगा पर मोल नाइट्रोजन का मोलर मास। अगर 28 को से डिवाइड कर दो 56 को तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिया है 2 मोल्स दिया हुआ। अच्छा, 10 ग्राम ऑफ H2 दैट मीन्स 5 मोल्स ऑफ H2। अब कैसे पता किया जाए कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो इस नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टैग्मेटिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टैग्मेटिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, जिसका मिनिमम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो 2 बाई 1 2 हो गया और 5 बाई 3 कितना हो गया, अब देख लो लेस देन 2 होगा, ये तो मैं बता ही सकता हूं। तो जो है अगर निकालना चाहोगे तो 1.66 ऐसे कुछ आएगा। तो दिस वैल्यू इज लेस कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो इन दैट सिनेरियो दिस इज गोइंग टू बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। This hydrogen is going to be our limiting reagent where we are taking 56 gram of N2 and the 10 gram of hydrogen means that means A option is correct. ठीक है, we can go with option. Question number 9 अगर आप देखें तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि for the following reaction the mass of water produced for 445 gram of C57H110 और O6 is। ठीक है, इससे आपको निकालना है कि कितने ग्राम ऑफ मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये इसके 2 मोल्स ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये फॉर्म कर रहा है 110 H2। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे तो 445 ग्राम इसका दिया हुआ है डिवाइड बाई दिस मच, डिवाइड बाई हाउ मच 50 नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा आपका 57 इसका मोलर मास से डिवाइड करो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। अब देखो इतने नंबर ऑफ मोल्स इसके जो है रिएक्शन में गए, तो अगर मान लो 2 मोल्स रिएक्शन में जाता तो ये प्रोड्यूस करता, 1 मोल अगर रिएक्शन में जाता तो 55, इतने मोल्स अगर जाते तो इतने मोल्स के लिए 55 मोल्स ही हो जाता इनटू 55 मोल्स। आप मान लो इतने मोल्स जाते तो 1 मोल के लिए कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 55 मोल्स, बिकॉज 2 मोल्स जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये जनरेट कर रहा है 110 मोल्स। तो 1 मोल के लिए इतना और इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए जनरेट कर देगा क्या, तो इनटू 445 डिवाइड बाई m इनटू 55। ये तो समझ में आता है। अब इन दैट के हिसाब से पूछा गया कि वेट मींस आपको क्या करना होगा,
वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको रिलेशन दे देगा। जो वैल्यू आएगी इस केस में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको बस यहाँ पे करना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बिकॉज 57 × 12 + 110 + 6 × 16 ये करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 495 ग्राम, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट, आप कैलकुलेशन पार्ट आप क्लियर करना, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसका मोलर मास निकाल कर और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो बोला गया कि एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, इनमें से कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए देखो तो MnO4 माइनस है जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगा एज रिड्यूस होगा। नेक्स्ट देखो आप ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। KMnO4 की बात करें तो यहाँ पे KMnO4 में क्या हुआ है कि +7 से ये +6 में गया है और जो है +7 से ही ये +4 में गया है, यानी कि दोनों स्पीसीज रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं अगर हुआ है। डी ऑप्शन की बात करें तो CuBr है, इसमें जो आपका CuBr में Cu+ है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu2+ में और Cu0 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मेंशन क्या किया गया है, द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOJ इज 6:1, ठीक है। इसमें मास परसेंटेज दिया हुआ है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एबव कंपाउंड CXHYOZ contain half as much as oxygen as required to burn one molecule of CXHY completely to CO2 and H2O, the empirical formula of compound CXHYOZ, ठीक है। हम लोग को empirical formula इसमें से निकालना है। अब देखो कैसे अप्रोच जाएगा, इस चीज को समझा जा सकता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का पहले रेशियो कंसीडर करते हैं। ध्यान रही है मास का रेशियो है तो इसको नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, तो 6/12 यानी कि ये आ जाएगा 0.5। वैसे ही 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं ये कंसीडर करूं x और y में क्या रिलेशन होगा, CX और y में देख सकते हो आप हाइड्रोजन जस्ट डबल, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि y इज गोइंग टू बी 2x, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। यहां से अगर चेक किया जाए तो ये भी पता किया जा सकता है कि बी और डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो और जो है ए और सी को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन बी और डी में कौन सा करेक्ट होगा वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि CXHY को बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो ये कन्वर्ट होगा XCO2 में और वैसे ही Y/2H2O में, इसमें कन्वर्ट होगा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं कंसीडर करूं तो ये है हमारा 2x, यहां से पता चलेगा 2x जो रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन को बर्न करने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू बर्न CXHY कंप्लीटली इसको बर्न करने के लिए प्लस Y/2 ये रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन। अब बोला गया है कि दिस जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कंटेन किया हुआ है हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू कंबस्ट, यानी कि इसका जो हाफ पार्ट है वो Z के बराबर हो जाएगा। Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, whereas this is the 2x plus y/2 is the number of oxygen atom which is required for the complete combustion of CXHY। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन के आएगा, देखो आप x = y/4 = z, ये मैं चल सकता हूँ। अब y की जगह पे अगर मैं 2x रख दूँ तो ये जो रिलेशन होगा z = ये हो जाएगा आपका 3x/2, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन x के टर्म में निकाला जा सकता है। अगर x को एज्यूम किया जाए तो x1 अगर मैं रखूं तो y हो जाएगा आपका क्या, y2 हो जाएगा और ये z हो जाएगा 3/2। और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज एक एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x = 2, y = 4 एंड z = 3, यानी कि जो फार्मूला होगा इस केस में ये हो जाएगा C2H4O3, ये फार्मूला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको, क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन क्या किया गया कि पॉइंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये कर्व आपको जो है रिप्रेजेंट किया गया इन फॉलोइंग प्लॉट रिस्पेक्टिवली करेस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी हो, यानी कि हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है 2RT/, ठीक है, 2RT/मोलर मास, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो है मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप चाहे तो स्क्वायर रूट हटा के भी वैल्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें से कंसीडर करते हैं, ठीक है। जिसका ज्यादा वैल्यू होगा, ये वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो आपके इस साइड राइट वाला मींस थर्ड को दिखाएगा, मींस थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अब कंसीडर करो आप पहला इसमें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एट द 300 केल्विन, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 बाई मोलर मास यानी कि 2, जो रेशियो आएगा ये हो जाएगा 150। नाइट्रोजन का कंसीडर करना, नाइट्रोजन का दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर और जो है जो मास है वो हम लोग को पता है 28। ये होगा हाइड्रोजन के लिए और ये मैं नाइट्रोजन के लिए प्रोपोर्शनलिटी निकाल देता हूँ, ठीक है। बस ये सिंपल सा है आइडिया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के केस में क्या है, तो ऑक्सीजन में 400 डिवाइड बाई 32, ठीक है। अब इस केस में कंसीडर करोगे तो ये आ जाएगा 100/8। अब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा होगा, नो डाउट ये हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद कौन सी वैल्यू होगा, इसको देखना पड़ेगा। तो 300/28 और ये 100/8, इसको कैसे निकाला जाए, तो आप एक बार कैलकुलेशन करोगे तो इस केस में जो आपको क्या मिलेगा कि इसका जो है वैल्यू ज्यादा होगा 300/28। यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है 400/32 यानी कि 100/8। अगर कैलकुलेट करोगे 25/4 ही आएगा। इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो 7 जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 25 तो 75/7, ठीक है। 75 से ये ज्यादा जाएगा, जो है 75/7। तो इस केस में ये वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, ये वैल्यू जो है 6 के अराउंड होगा, यानी कि सबसे ज्यादा ये हो गया, देन आपका ये वैल्यू हुआ, देन ये हुआ, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, हम लोग बोल सकते हैं जो है बी, बिकॉज most probable of hydrogen at 300 Kelvin is greater than most probable of nitrogen at 300 Kelvin is greater than most probable speed of the oxygen at the 400 Kelvin। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। बोला गया कि कंसीडर द वंडर वाल कांस्टेंट A and B फॉर द फॉलोइंग गैसेस, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दे हैव मेंशन A and B वैल्यू। हम लोग को पता करना है कि विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 8A/27 R, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर ये नहीं याद हो तो ये रिलेशन तो याद होगा कि TC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, TC विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, यानी जिसका A/B मैं ये बोल सकता हूँ TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/B। जिस केस में A/B वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर जिसके विलो हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर लिक्विफाई करना इजी नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई मींस ज्यादा रीजन कवर किया जा सकता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर रेंज होगा। ये कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा A वैल्यू पे और B वैल्यू पे। तो जिसका A वैल्यू ज्यादा और B वैल्यू कम, यानी कि आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली A वैल्यू को B वैल्यू से डिवाइड कर दो। जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो है हमारा क्रिप्टॉन, बिकॉज 5.1 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिप्टॉन, मींस इन दैट केस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन किया गया द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें से कौन सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो आइए देखते वन बाई वन। पहला मेंशन किया गया है पहला ऑप्शन P/1/V, P डिवाइड बाई 1/V, ये वैल्यू रिप्रेजेंट P डिवाइड बाई 1/V। हम लोग को पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा, PV इक्वल टू nRT से आप देखो तो अगर ये कांस्टेंट रहा, ठीक है, T इज कांस्टेंट, हम लोग लिख सकते हैं P इज डायरेक्ट के बेसिकली हम लोग को VM लिखना है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VM, यानी कि इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास करेगा ओरिजिन से, यानी कि ऑप्शन ए इज नो डाउट करेक्ट, ठीक है। बी की बात करते हैं तो बी के केस में आपको मेंशन किया गया है कि P वर्सेस VM दैट इज इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन। ये गलत हो जाता है बिकॉज यहाँ इसी रिलेशन से आप समझो तो PVM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आएगा के मैं लिख सकता हूँ। कॉन्स्टेंट है तो इसको क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए, न कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। दे हैव गिवन दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो तो सी में PVM इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहीं से रिलेशन आ जा रहा है कि PVM वर्सेस P ले लो या V ले लो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, यानी कि ये करेक्ट है, ठीक है। हम लोग को इनकरेक्ट देखना। नेक्स्ट देखते आप U वर्सेस VM। U क्या है आपका, U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी,
ठीक है, आगे चल के आप डिटेल करेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी, जो कि डिपेंड करेगा, आप आइडियल गैस में भी देखे होंगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया गया होगा। इंटरनल एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए, बट दे हैव गिवन लाइक दिस। ये जो करेक्ट होगा ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि विच आर इनकरेक्ट इन दिस केस, तो हम लोग इनकरेक्ट के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बी और डी ऑप्शन। ठीक है, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बी एंड डी डायग्राम इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 15 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। बोला गया कि 10 mg इफरवेसेंट टैबलेट, एक इफरवेसेंट टैबलेट लिया गया कॉन्टेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड रिलीजेस 0.25 moles of CO2 and at this temperature and this pressure, if molar volume of CO2 is 25 under this condition, what is the percentage of sodium bicarbonate in each sample? ठीक है, तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है। देखो आप बेसिकली क्या है कि जो टैबलेट है सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन किया हुआ है और साथ में ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या है, हम लोग को बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अगर इसको वाटर के साथ किया जाए तो ये CO2 प्लस H2O जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि CO2 जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, उसका जो वॉल्यूम है 0.25 ml है और उसका मोलर वॉल्यूम 25 लीटर है। एक मोल का वॉल्यूम होगा 25 लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कंसीडर किया जाए दैट इज गोइंग टू बी 0.25 डिवाइड बाई 25। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10⁻²। ये मैं लिख सकता हूँ 10⁻² इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और हम लोग को पता है एक नंबर ऑफ वन मोल ऑफ CO2 विल जनरेटेड बाय 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि अगर 10/2 मोल्स ऑफ CO2 है तो 10/2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट भी होना चाहिए। समझ में आती है बात। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मास निकाला जाए तो 10⁻² is the number of moles of sodium bicarbonate and the molar mass of this sodium bicarbonate is 84 divide by total mass of this total mass of the tablet that is equal to 10 into, ठीक है, ये ध्यान रहे कि ये ml में दिया हुआ था, तो अगर इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा मीन्स ये 10⁻³ यानी कि ये 10⁻³ चला जाए। ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो या हम लोग मिली में ही निकाल देते हैं। ठीक है, ये मिली मोल्स है तो मिली मोल्स है तो मिलीग्राम में आ जाएगा। दिस इज द मिलीग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आता है, दिस इज द मिलीग्राम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 10⁻² मिली मोल्स था, तो मिली मोल्स इंटू मोलर मास दैट इज गोइंग टू गिव मिलीग्राम ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ दिस टैबलेट दैट इज इक्वल टू 10 mg इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा 8.4। 8.4 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखो तो बोला गया कि द फॉलोइंग टू कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी डिस्टिंग्विश बाई यूजिंग रिएजेंट। इसमें से कौन सा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज किया जा सकता है। तो सिंपल सा केस है, मैं स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर दूंगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपका एक है अल्कोहल ग्रुप, ध्यान है ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल कब बोला जाएगा, जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा तब इसको फिनॉल बोला जाएगा। इट इज इनडायरेक्टली अटैच्ड मींस इस एल्फेटिक चेन के साथ अटैच है, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल एल्कोहल। लेकिन अगर इसी को मैं कंसीडर करूं डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कराया गया, जैसे ये केस देख लो, ठीक है, और ये, तो यहाँ पे एलिफेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। यहाँ पे एरोमेटिक एल्कोहल है यानी कि फिनॉल है, और सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो इस केस में कौन सा बेस्ट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं बात करूँ 1 by 1 कंसीडर करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भी निगेटिव देगा, इसमें भी निगेटिव देगा, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद ईदर एल्कोहल और फिनॉल। दिस इज गोइंग टू बी नॉट आवर ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। हम लोग को चाहिए एक केस में पॉजिटिव है, एक केस में निगेटिव, तभी तो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देन न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल FeCl3, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 इस केस में निगेटिव देगा बिकॉज दिस इज एल्कोहल, और इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फेलिंग सोल्यूशन, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसके साथ में पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन के अंदर। अब फेलिंग सोल्यूशन की खासियत क्या होती है कि ये टेस्ट करता है एल्डिहाइड का, लेकिन सभी एल्डिहाइड इसमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, केवल और केवल जो एलिफेटिक है वो टेस्ट को देगा और एरोमेटिक स्टेट को फेल कर जाएगा। तो ये निगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। वंस अगेन वी कैन यूज दिस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। नेक्स्ट आप देखिए सोडियम मेटल,
जहां तक सोडियम मेटल की बात करें तो सोडियम मेटल में ये भी आपको टेस्ट पॉजिटिव दे देगा और ये भी टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, इसको नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बी एंड फेलिंग सोल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड, यानी कि इन दैट सिनेरियो वी कैन गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे बोला गया है कि दिस टू कंपाउंड, एक हमारा एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, दिस इज आवर एरोमेटिक अमाइन, और दूसरा एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, बोला गया है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें से कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, पहला है CaCl3 विद KOH, कार्बिलअमीन रिएक्शन। कार्बिलअमीन रिएक्शन क्या होता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को कन्वर्ट कर देता है आइसोसाइनाइड में, और फाउल स्मेल होता है जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आइडिया यहाँ सिंपल सा है कि अगर मैं CaCl3 विद KOH के साथ यूज करूँ तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज दिस, यहाँ पे इसको नहीं यूज किया जा सकता। अच्छा, दूसरा है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बाय बीटा नेप्थॉल। ये एक रिएक्शन है जो लैब में हम लोग कराते हैं, अजो का फॉर्मेशन होता है विद एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक अमाइंस पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, अभी उस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। जब NaNO2 विथ HCl फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल, NaNO2 विथ HCl लिया और सेकेंड स्टेज में बीटा नेप्थॉल के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ये बनाएगा लेकिन ये निगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये यूज किया जा सकता है। CH2 HgCl2 ये भी दोनों के केस में पॉजिटिव दे देगा, प्राइमरी अमीन के लिए रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये इसको नहीं यूज किया जा सकता है। क्या रिएजेंट CH2 मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की बात करें तो ये दोनों में पॉजिटिव देगा, वंस अगेन वी कैन नॉट यूज। तो अब समझते हैं कि NaNO2 विथ HCl के साथ कैसे इस रिएक्शन को कराया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना हो, तो NaNO2 विथ HCl अगर मैं एरोमेटिक कप लेता हूँ, ठीक है, इसको ट्रीट करता हूँ NaNO2 विथ HCl, तो ये फॉर्म करता है डायजोनियम सॉल्ट। पहले भी डिस्कस किया गया था कि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं, वेयर एज द एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ये है एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो कि स्टेबल होगा। अगर इसको आप बीटा नेप्थॉल के साथ में ट्रीट करते हो, क्या है बीटा नेप्थॉल, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। दिस इज आवर कंपाउंड कॉल्ड एज द बीटा नेप्थॉल। अगर OH यहाँ पे होगा तो इसको पढ़ा जाएगा अल्फा नेप्थॉल। अगर OH, क्योंकि दो ही पोजीशन इसमें है, एक OH यहाँ पे हो गया तो बीटा नेप्थॉल होगा। अब इस केस में कंपाउंड क्या बनता है, जो कंपाउंड हम लोग देखते हैं, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन के आता है, जो कलर कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन डाइजो ग्रुप, इसको डाइजो कंपाउंड बोलते हैं, और जो डाइटेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो ये कंपाउंड आपका फाइनली फॉर्म करके आता है। यहाँ पे OH रहेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग लेटर ऑन कवर भी करेंगे, डिटेल करेंगे इसके कंपाउंड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है, क्या बनाता है ये डायजोनियम, इसको बोलते हैं हम लोग डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट शायद हम लोग लेक्चर के दौरान यहीं तक डिस्कस किए थे डायजोनियम सॉल्ट। अगर मैं ये बात करें तो ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक के केस में डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, ये डिस्कशन का पार्ट बना होगा। ये रिएक्शन जो कि आगे के डिस्कशन का भी पार्ट बनेगा कि यहाँ पे ये जो है आपको येलो ऑरेंज कलर का डाई दे देगा, ऑरेंज यहाँ पे येलो कलर का डाई फॉर्म करेगा, सॉरी येलो कलर डाई फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, येलो कलर, इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये हमारा जो कंपाउंड था वो था एरोमेटिक अमाइन। ये फिनॉल के केस में भी टेस्ट किया जाता है और बीटा नेप्थॉल का टेस्ट तो हो ही रहा है, तो 3 कंपाउंड के लिए यूज किया जा सकता है। तो एरोमेटिक हो गया एरोमेटिक अमाइन which react with NaNO2 with HCl form diazonium salt, मैकेनिज्म आप लेटर ऑन देखोगे, और डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ बीटा नेप्थॉल इज गोइंग टू गिव येलो कलर ऑरेंज डाई, जिसको अजो कंपाउंड भी बोला जाता है, जो कि यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के केस में ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, तो बोला गया है द कंपाउंड P रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। जो कंपाउंड P है, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि C7H12, जिसका ड्यू कैलकुलेट करने से 2 आ जा रहा है, बिकॉज हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। इसका इन्होंने ओजोनोलिसिस किया हुआ है, कौन सा रिडक्टिव, बिकॉज ये दिया हुआ है डाइमिथाइल सल्फाइड, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बना है P + Q। अब क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि P टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, ठीक है, एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, लेकिन Q डज नॉट रिस्पॉन्ड टू बोथ रिएजेंट। ना तो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, ना तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, इन दैट केस क्या होना चाहिए, देखिए आप
अगर मैं कंसीडर करूँ 1/1 ऑप्शन, इसमें या तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही जाए तो ज़्यादा सूटेबल है कि 1/1 ऑप्शन कंसीडर करो, और इसमें देखो कि जो प्रोडक्ट बन के आया हुआ है, तो फर्स्ट केस कंसीडर करा जाए तो इसमें जो प्रोडक्ट बन के आएगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कोई बनाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड आ जाएगा CH3CH। अब इसमें फोकस किया जाए तो ये तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ए भी देगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ए भी देगा, यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी की बात करें तो बी को कंसीडर करो आप। बी के केस में जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये बन के आएगा एक कीटोन, ठीक है, तो ये तो क्यू तो हो सकता है, लेकिन क्या दूसरा वाला पॉसिबल है? तो दूसरा वाला हम लोग का है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ना तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो देगा, बट आइडोफॉर्म टेस्ट को फेल कर जाएगा, यानी कि बी भी नहीं हो सकता। सी की बात कर ले तो सी के केस में दिया हुआ है दिस कंपाउंड, जो कि हम लोग का एक कीटोन हो गया, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है ये हो गया CH3CH। ये सही है, बिकॉज ये देखो ना तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, ना तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा, एल्डिहाइड है, और साथ साथ में ये हम लोग का जो टेस्ट है दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी देगा। यानी इस केस पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, दैट इज गोइंग टू बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक आसान सा प्रॉब्लम। क्या दिया गया है? अ रिसर्च स्कॉलर गेट अ मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ अमोनिया। ये रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट फर्स्ट ओनली 1 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस। इन द फर्स्ट केस 1 हाइड्रोजन को इन्होंने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। देन इन सेकेंड, ये रहा फर्स्ट, इन सेकेंड क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, मान लो कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड के केस में क्या किया, इन्होंने तीनों के तीनों जो है हाइड्रोजन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से। अब बोला गया है कि विच टेस्ट ई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो R ग्रुप है, ध्यान रहे इथाइल ग्रुप है, R इज इथाइल। बोला गया है कि विच टेस्ट शुड यूज टू डिस्टिंग्विश टू सेपरेट द प्रोडक्ट। कौन सा इसमें यूज किया जा सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। आप एक बार जो है इसको रिवाइज करना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझना, एक बार जस्ट मैं आइडिया दे दूं। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसके साथ में? हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमीन व्हाइट 50 फॉर्म करेगा, वो जब डिजोल्व किया जाएगा NaOH सोल्यूशन में तो डिजोल्व हो जाएगा। 2 डिग्री प्रेसिपिटेट तो फॉर्म करेगा, लेकिन डिजोल्व नहीं होगा NaOH सोल्यूशन में। 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री अमाइंस ना तो रिएक्शन करेगा, ना तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ये सिंपल सा आइडिया मैंने बोला था कि प्राइमरी अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 स्टेप रिएक्शन होगा, एक फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में और एक रिएक्शन होगा इसका जो है हम लोग बोल रहे हैं किसके साथ में? NaOH के साथ में। ये एक ही स्टेप रिएक्शन जाएगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट 50 का फॉर्मेशन तो करेगा, बट वंस अगेन NaOH के साथ रिएक्शन न करने की वजह से ये डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, ना तो फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड से, अगर वहीं पे रिएक्शन नहीं हुआ तो आगे हम लोग रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। यानी कि इन दैट केस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। हियर द व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, इट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द NaOH solution. In this case white precipitate will form, it is going to dissolve in the NaOH solution. क्लियर बात है, सिंपल सी बात है। यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट 4th विल बी करेक्ट। ये मैंने कंप्लीट आइडिया दे दिया आपको। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट पूछा जा सकता है जेईई मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, बिकॉज दिस मोस्टली क्वेश्चन आर फ्रॉम द जेईई मेंस ओनली, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 120 gives tolerance reagent test and 2,4 DNP test but do not give but no iodoform test the compound A में। बेंजोइक एसिड तो गलत हो जाता है बिकॉज बेंजोइक एसिड neither going to give tolerance reagent test nor it is going to give 2,4 DNP test। फिनाइल मिथाइल कीटोन, इसके बारे में सोचा जा सकता है, बट दिस इज द कीटोन वंस अगेन, इट इज नॉट गोइंग टू गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, बट इट इज the 2,4 DNP test will be positive as well as the iodoform test is also going to be positive. Now 2-phenyl ethyl, इसकी पॉसिबिलिटीज है, देखिए हम लोग 2-phenyl ethanol, ये हो गया C डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप। तो 2-phenyl ethanol मैं कंसीडर करूं तो ये देखो मोलर, आप जो है एक बार मोलर मास निकाल दोगे 120 आएगा, ठीक है। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यस इट इज एल्डिहाइड, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट 2,4 DNP टेस्ट, यस इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ब्रैडी रिएजेंट जिसको बोला जाता है। लेकिन
डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यस इट इज नॉट गोइंग टू गिव आइडोफॉर्म बिकॉज उसके लिए यहाँ पे CH3 होने की जरूरत है, और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि नहीं है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, एक बार डी भी देख लो तो 1 फिनाइल एथेन है, इथेन है तो अब ऐसा कैसेल्डिहाइड है नहीं, इस टेस्ट को नहीं दे रहा। तो सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मींस बोल सकते हैं करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो बोला क्या गया है, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों का एक्सप्रेशन आना जरूरी है, एटलीस्ट टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड है। जो मीन फ्री पाथ है आप इसको एक बार देख लेना कैसे इसको डिराइव किया गया है, एंड मीन स्पीड। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 टाइम्स एंड इट प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ दिस गैस इज इंक्रीज बाई x टाइम। तो आप एक बार रिलेशन निकाल दोगे, प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो है आपका फ्री मीन पाथ, मीन फ्री पाथ और मीन स्पीड के। तो एक बार हम लोग देखें रिलेशन क्या आता है। जैसे अगर मैं फ्री मीन पाथ की बात करूं, ठीक है, लेमडा इक्वल टू RT स्क्वायर रूट 2, ठीक है, या R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, रूट 2 m नॉट, ठीक है, इनटू P, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल रिलेशन क्या होगा कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये रिलेशन लेमडा। और जो है यहाँ पे जो है ये नंबर डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन में जा रहे हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। मीन फ्री पाथ मतलब मीन स्पीड की बात करें तो यहाँ पे मीन स्पीड आ जाएगा 8RT बाई म्यू की बात करें 8RT बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रिलेशन होगा देखो आप, जो है चूंकि गिवन कंपाउंड के लिए दिया है मोलर मास इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो हम लोग म्यू की बात कर सकते हैं, यानी कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट है, ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T, दैट इज इक्वल टू T⁴ डिवाइड बाई P। ये चीज है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब बोला गया है कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स एंड प्रेशर इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। तो जो ये है टेम्परेचर को हम लोग जो है इसको इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स, यानी कि फाइनल टेम्परेचर हो जा रहा है 40, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली निकालना है डिफ्यूजन कोफिशिएंट में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। डिवाइड बाई प्रेशर को डबल किया गया 2 टाइम्स 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर देखा जाए तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। 22 आप देखें तो 22 में बोला गया कि हाउ मेनी एल्कीन्स एल्काडाइंस कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म आइसोपेंटेन। कौन से इसमें से आइसोपेंटेन को फॉर्म करेंगे, तो आइसोपेंटेन है क्या, ये रहा आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसो ग्रुप और आइसोपेंटेन। अब करना क्या है कि इसमें आपको देखना है कि कितने एल्कीन्स हैं जिसको हाइड्रोजनेट करने पे, या एल्काइंस है या एल्काडाइंस है जिसको हाइड्रोजनेट करने पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करो या इन दोनों पे बात बराबर है। तो ये रहा एल्कीन्स, दीज आर द डिफरेंट एल्कीन्स। अब एल्काडाइंस की बात करें, ठीक है, एल्काडाइंस में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे रख सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, एल्काडाइंस के अलावा एक और पॉसिबिलिटीज है एल्काडाइंस का, जिसमें कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे। एल्काडाइंस एक केस एल्काइंस का भी बन सकता है, कौन सा है केस देख लो आप ध्यान से, दिस एल्काइन 1 2 3 4 5 6 आर देयर which are going to give isopentane on the hydrogenation, यानी जो है क्वेश्चन नंबर 22 के केस में जो है 6 विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 देखिए, तो इसमें बोला गया द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 420 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस is -73 डिग्री सेल्सियस is m times that of d Broglie wavelength of neon is 727 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जाऊं तो यहाँ पे सिंपली लिखा जा सकता है जो है लेमडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अब समझना इस रिलेशन को समझना, यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं मैं लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बिकॉज m कहीं ना कहीं जो है अगर एक एटम की बात किया गया है तो इसके मोलर मास से मास को रिलेट किया जाएगा। अच्छा, जो वेलोसिटी है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जाएगा आपका टेम्परेचर डिवाइड बाय मोलर, यही तो होगा, टेम्परेचर डिवाइड बाय मोलर मास। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/√T, ठीक है।
हम लोग को रेशियो किसका निकालना है, तो रेशियो निकालना है द m टाइम्स द डी ब्रोगली। हीलियम के गैस के लिए क्या है, द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एट दिस इज m टाइम्स दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस व्हाट वी कॉल नियॉन। ठीक है, तो लेमडा हीलियम डिवाइड बाय लेमडा नियॉन दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर नियॉन इनटू मोलर मास नियॉन डिवाइड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ हीलियम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मोलर मास ऑफ हीलियम। अब इसमें वैल्यू आप रख दो, टेम्परेचर नियॉन को मेंशन किया गया है कि 727 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 1000 एंड द मोलर मास इज हाउ मच, द मोलर मास इज दे हैव मेंशन 20। और सिमिलरली अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए टेम्परेचर जो है -73 यानी कि 200 इनटू मोलर मास ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो आप ध्यान से 2 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल। यहाँ से अगर मैं इसको जो है देखो तो 25 ये आएगा, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24 के केस में एक आसान सा प्रॉब्लम है। नॉट कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। कैसे 9 होगा, डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेट होते हैं कि जिनकी एनर्जी सेम, ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल इनको बोला जाता है इनकी एनर्जी सेम। अब हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल डिपेंड ऑन द एन वैल्यू, एन वैल्यू पे डिपेंड करता है, एल वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द एन प्लस एल वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर मैं इसमें कंसीडर करूं कि एक्साइटेड मीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स आपका n इक्वल टू 3 के केस में देखिए आप नीचे n इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया, मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ 1s हो गया, नीचे 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 3s 3p और 3d आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्बिट, एक इसमें 3 ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल। तो डीजेनरेसी ऑफ किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 9। दे हैव गिवन द डेटा, सबकी एनर्जी सेम होगी 9 ऑर्बिटल। लेकिन डीजेनरेसी वाइल द डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन H माइनस इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब अगर H माइनस की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड नॉट ओनली एन वैल्यू बट एन प्लस एल वैल्यू। तो 1s का अलग होगा, देन 2s वालों का 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं होगी। अब यहाँ पे बात करने वाली क्या बात है कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब 2p है तो 2p के अंदर 2px भी होगा, 2py भी होगा और 2pz भी होगा, यानी कि इसके लिए जो डीजेनरेसी होगी वो 3 हो जाएगी। क्लियर है बात, ये सिंपल सा जेई एडवांस का प्रॉब्लम है 2015 का, जो कि मैंने क्वेश्चन में रखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, द फॉलोइंग कंपाउंड द सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी फ्रॉम द 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया 1 by 1 स्टेप, आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट में क्या बन के आ रहा है, एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन से रिएक्शन कराया गया NaBr के साथ में। देखो तो जो हम लोग का कंपाउंड ए है 1 by स्टेप में दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये रहा एसिटोफिनॉन जिसको आपने NaOBr के साथ में ट्रीट किया, ये बेसिकली ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH लोगे तो ये फॉर्म करेगा जो कि रिएक्ट करके जो है ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देगा। आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन को जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि इसको मैं जब 10 मोल ले रहा हूँ तो इसकी जो बनने का जो यील्ड है, इसका परसेंटेज यील्ड है, ये है 60%। यानी कि अगर मैं 10 मोल से एसिटोफिनॉल लिया तो ये फॉर्म करेगा केवल और केवल 6 मोल। यहाँ से इसको रिएक्ट कराया गया किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और हीट किया गया। हम लोग को पता है कि ये अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, आगे चल के देखेंगे ये रिएक्शन। ठीक है, आपके 11th में नहीं है लेकिन हाँ ये रिएक्शन आगे देखा जाएगा। तो अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से यहाँ यील्ड जो दिया हुआ है ये 50% दिया है, यानी कि ये फॉर्म करेगा 3। क्लियर बात। यहाँ से इसको ट्रीट किया गया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, जिसको हम लोग आगे चल के बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आपको रिएक्शन नेम अभी नहीं चाहिए होगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट आपको जब दे रखा है तो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉर्म करता है अमाइंस, ये CO हट जाता है। अभी रिएक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट पे देखो तो 3 मोल्स है, 50% है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.5 मोल्स। अब इसको इन्होंने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, ब्रोमिनेशन विथ 3 इक्विवेलेंट, और ये फॉर्म कर लेता है कंपाउंड जो कि आपको दिया हुआ है। ब्रोमीन जाके अर्थ और पैरा पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाए।
लाइक दिस, ठीक है, ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ से यहाँ जो यील्ड दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 100%, यानी इसका जो फाइनल हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5 मोल्स। क्लियर क्लियर है ये 1.5 मोल्स इसका नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी का हम लोग को वेट निकालना है, सिंपल सा आइडिया है कि अगर मैं कंसीडर करूँ 1.5 मोल्स, इसका पहले मोलर मास आप निकाल दो। मोलर मास के लिए आप देख लो कि C6H6 होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन हट गया, 2 हाइड्रोजन गया, 4 हाइड्रोजन मीन्स ये हो जाएगा आपका C6 1 2 2 और 2 H4, ठीक है, Br2 और नाइट्रोजन, ठीक है। 1.5 से इसका मोलर मास आप क्लियरली निकाल सकते हो, तो जो है 72 + 4 + 240 + 40 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 2 0 और ये हो जाएगा 7 + 4 + 1 12 30 और यहाँ से आ जाएगा ये 3 × 1.5, ये दे देगा आपको फाइनल 495, ठीक है। 495 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो ये रहा MT02। मोस्टली जो क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें जेई मेंस और कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल पेपर अच्छा है, पेपर जो है करने लायक है। कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से स्लाइटली लेंदिया रखे गए ताकि बैलेंस रहे ओवरऑल। तो ठीक है, तो तैयारी आप रखे रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए।